Good evening, students. Good evening to all of you, and welcome back to my channel. सो आप तो जानते ही हो जैसे कि हम लोग टॉपिक ख़त्म होने पे आ रहा है ये इस पेपर का भी, दैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं देने वाली थी आज, बट ड्यू टू सम इशू मेरा तबीयत बहुत ख़राब होने के रीज़न से ही हम ये कंटिन्यू नहीं कर पाए। सो ऑलमोस्ट कल मैं इसको फिक्स डाउन करूँगी एंड आपको ज़रूर से ज़रूर बता दूँगी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मेंशन करते हुए। दैट इज़ मैं देखूँगी कि इस बार का आने का चांसेस क्या है एंड उसे मैं मेंशन करूँगी, ठीक है। एंड उसके बाद जेंडर का इतना डिफिकल्ट नहीं लगता है बिकॉज स्टोरीज बहुत ज़्यादा है। तो जेंडर अगर फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट भी अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आप अटेंड कर सकेंगे। एंड उस अकॉर्डिंग मैं आपको बताते जाऊंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वाइज उस पेपर का पहला हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा क्या रहेगा। सो आज का जो topic है that is the children with emotional and behavioral deviation with the special reference to ADHD and juvenile delinquency। that is ADHD होता है क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सारे पर्सन्स को ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी दैट इज द गैम्बलिंग, जैसे चोरी करना, चोरी चकारी हो गया, या फिर पॉकेट मारी करना, ये सारी चीज़ों को हमने जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में डाल दिया, जिसके लिए जुवेनाइल कोड भी है बॉम्बे में। एंड उसको हम लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ लिंक नहीं करते हैं बिकॉज वो बच्चे अंडर 18 होते हैं, ठीक है। अभी हम पहला जो डिसऑर्डर है उसके ऊपर जा रहे हैं, दैट इज एडीएसडी। एडीएसडी होता है, हमने अभी बोला, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पेपर का, इस यूनिट का अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोला जाए तो बहुत सारे हैं। एंड मैं आपको एट ए टाइम दोनों पेपर में, सॉरी दोनों यूनिट में जैसे यूज़ कर सको ऐसे क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, ताकि मल्टीपल एरियाज में आप लोग यूज़ कर सकें एंड फटाफट कर सकें। क्योंकि ये होता है ना, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट अगर पार्ट आ जाता है यूनिट 3 के अकॉर्डिंग, तब भी आपको यूनिट 2 से कुछ कुछ पोर्शन तो लिखना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग एट ए टाइम प्रिपेयर करें। सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, what do we mean by the behavioral disorder? That is the one kind of inability or that is a functionless functionality में जब issues आते हैं तब हम उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। एक ऑर्डरली मेंटेन करना अपनी लाइफ को एंड उस ऑर्डर से डेविएट आउट होना, तो उसको बोलते हैं डिसऑर्डर। Behavior disorder are regarded as those behaviors that children sometimes exhibit that are inappropriate and unacceptable in the classroom or school। बस इतना ही मेंशन करना है, थोड़ा सा एक लाइन जैसा, ज़्यादा आप मेंशन करने मत जाओ। जल्दी जल्दी में आपको लिखना है, याद है आपको 40 मार्क्स का पेपर है, तो हमें उतना टेंशन भी नहीं लेना है। एंड इतना सारा जो हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हम इतना सारा क्यों करें, तो एटलीस्ट आपको 3 यूनिट का तो लॉन्ग क्वेश्चन जितने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जितने हैं, सब करना पड़ेगा। बाकी 2 यूनिट को कम कम पढ़ेंगे तो भी चलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस करना ही पड़ेगा ताकि आप अटेंड कर सके। वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन में से एक अटेंड करना रहता है, उसके लिए भी आपको 3 यूनिट एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज वहाँ पे ओनली 2 आ रहे क्वेश्चन, हम लोग स्किप नहीं कर सकते। आप बोलोगे एक फर्स्ट यूनिट से आएगा तो एक सेकंड यूनिट से या लास्ट यूनिट से, ये इम्पॉसिबल है। सो एटलीस्ट हमें अकड़ बकड़ बम्बे वो जैसे भी कर रहे हो, 1 to अगर 5 यूनिट्स है तो 1 2 3 करना है, या फिर 2 3 4 करना है, या फिर 3 4 5 करना है, जो आपको इजी लगे। 2 यूनिट्स का लॉन्ग क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। अभी इसे हमने बोला बिहेवियरल डिसऑर्डर क्या है, जो कि ऑर्डरली मेंटेन नहीं होता, अनएक्सेप्टेबल होता है, जो कि क्लासरूम और स्कूल्स में हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको हम बिहेवियरल डिसऑर्डर कहते हैं। बस एक लाइन लिखिएगा, उसके बाद चिल्ड्रन विद द बिहेवियरल एंड इमोशनल डेविएशंस, ये आपको फटाफट से यहाँ पे मेंशन करना है। डायरेक्टली जाना है कि 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स वी फाउंड इन जनरल सोसाइटी। दैट इज द फर्स्ट वन इज द ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं ऑड। और एक है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएसडी। ये ऑटिज्म नहीं है। एएसडी होता तो वो ऑटिज्म होता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटिज्म्स आते हैं, क्लासिकल ऑटिज्म्स, जैसे कि, और एज पर जेलस ऑटिज्म्स, तो बहुत सारे टाइप्स हैं। यहाँ पे वो टाइप्स नहीं है, यहाँ पे मेंशन है कि एक अटेंशन के अकॉर्डिंग जो अटेंशन डिसऑर्डर होते हैं उसके हिसाब से 2 टाइप के, एक है ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, दूसरा है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, राइट।
आपको मैं बार-बार बोल रही हूँ, ये हो गया ओडीडी, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर और एडीएसडी, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 1-1 मार्क्स के भी सीटेट, ओटेट, एसटीईटी, यूपीटीईटी, कोई भी एग्जाम्स दे दो, टीईटी एग्जाम्स, उसमें एक आता ही है, ऑटिज्म से एक क्वेश्चन आता है, इससे एक क्वेश्चन आता है। एंड जहाँ पे भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड देख रहे हो, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ये चाइल्ड पेडागोजी है, दैट मीन्स वो सब कुछ आता है, उसमें आप स्किप आउट नहीं कर सकते, बिकॉज अभी और भी मॉडल्स इंक्लूड हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑड का देखेंगे, दैट इज ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, ये छोटा सा है। पूछा गया है, दैट इज ये होता क्या है, दैट इज ये डिसऑर्डर 2 to 16% is a recurrent pattern of negativistic, defiant, disobedient, and hostile behaviors towards the authority figures, lasting for at least 6 months, like aggression towards the people or animal or destruction of the property. अभी देखो, ये वन काइंड ऑफ बीमारी है या फिर डिजीज है, हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, ये वन काइंड ऑफ डिसऑर्डर है। ये इस टाइप का डिसऑर्डर कब होता है, जब आपको किसी चीज के ऊपर गुस्सा रहता है, किसी चीज के ऊपर आप पर्सनल गज रखते हो, या फिर वो चीज क्यों नहीं हुआ आपके लिए, या फिर वो चीज आपको क्यों ऑपोजिशनली ले जा रहा है, नेगेटिविस्टिक बिहेवियर दिखा रहा है, वैसा जब आप देखते हो, तब उस टाइम पे हमारे मन में जो फीलिंग्स आती है और डेवलप्ड होती है, उसको हमने ऑड बोलते हैं, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। तो ये ऑलमोस्ट क्या है, 6 मंथ तक लास्ट करती है। एंड उसके कोई भी एनिमल्स के तरफ, कोई भी पीपल्स के तरफ, या कोई एक प्रॉपर्टी को बर्बाद करना है, उस रिलेटेड हो सकता है। ये हो गया, इतना ही 2 लाइन लिखना है। अभी आया हमारा मेन पार्ट, दैट इज द एडीएसडी। ADHD condition affecting 3% to 5% of children, where the children show symptoms of attention that are not consistent with his or her developmental level. आपके एज के अकॉर्डिंग जो आपका एक अटेंशन देने का लेवल होता है, उससे अगर आप क्या करते हो, दैट इज डेविएट करते हो और निकल जाते हो, तो दैट इज कॉल्ड द अटेंशन डेफिसिट। उसमें कमी है, अटेंशन में कमी है, इन अटेंशन आ रहा है। तो ये 3 to 5% बच्चों को होता है, ठीक है। एंड ये ऑलवेज बहुत टाइम तक भी रहता है, इसको हाइपर एक्टिविटी भी हम लोग बोलते हैं, जो नॉर्मल एक्टिविटी से अलग हो, दैट इज कॉल्ड हाइपर एक्टिविटी। देन आता है एडीएसडी पैटर्न ऑफन अपीयर बिफोर द चाइल्ड स्टार्ट स्कूल, मतलब प्री स्कूल स्टेज में ही ये स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत सारे लर्निंग डिफिकल्टीज और डिसेबिलिटीज के साथ भी आता है, कभी कभी डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, कंडक्ट डिसऑर्डर और ऑपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर और डेफिएंट डिसऑर्डर इसके साथ भी आता है। इसको डेफिशिएंट भी बोल सकते हो, डेफिएंट भी बोल सकते हो। तो मल्टीपल चीजों के साथ ये हो सकता है। तो अभी देखो क्या प्रॉब्लम है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स में फर्स्ट में मेंशन किया गया, इसके साथ क्या क्या हो सकता है, ये तो लर्निंग डिफिकल्टीज है और डिसेबिलिटीज है। डिप्रेशन आ सकता है, एंजाइटी आ सकता है, कंडक्ट डिसऑर्डर, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, और एक है टोरेट सिंड्रोम। टोरेट सिंड्रोम दैट इज अ इन अटेंशन टू पर्टिकुलर ए सिंगल वर्क, कोई एक पर्टिकुलर वर्क करने में ही उसको अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज है आपका, इस डिसऑर्डर के साथ ये सब भी हो सकता है। तो आप ये लाइन ना लिख के यहाँ पे ये डायग्राम दिखा सकते हो, फटाफट हो जाएगा, वो भी हो गया। अभी इसका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का 3 टाइप्स है, मेन 3 टाइप्स है। तो ये क्या है ना, फर्स्ट जान लो, सब में ही आपका होगा बिहेवियरल, थोड़ा अलग आएगा, ओवर एक्टिव बिहेवियर होगा, कभी कभी प्रॉब्लम ऑफ अटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी से हो सकता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन से भी हो सकता है। अभी उस अकॉर्डिंग इसको 3 टाइप से हमने डिवाइड किया है, दैट इज द फर्स्ट वन। फर्स्ट में क्या है, डिफिकल्टी इन कीपिंग अटेंशन, इतना इतना याद रखो, छोटा छोटा पॉइंट। डिफिकल्टी इन कीपिंग अटेंशन, ए प्रॉब्लम, अटेंशन किसको देना है, फोकस्ड ऑन ए टास्क और प्रॉब्लम, ठीक है। और करेक्टली कंप्लीटिंग असाइनमेंट, इसमें इश्यूज आ रहे हैं। फेल्यूर टू लिसन इंस्ट्रक्शन, आप क्या क्या नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग अटेंशन नहीं रख सकते, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फोकस नहीं रख सकते, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर सकते, और इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से सुन नहीं सकते। ये हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप में आते हैं ओवर एक्टिव बिहेवियर, ये सिंगल ही है, इसमें ओवर एक्टिव बिहेवियर होता है, इम्पल्सिव बिहेवियर भी होते हैं, मतलब स्टिमुलस हमने नहीं दिया फिर भी वो बिहेवियर शो कर रहा है, हाइपर एक्टिविटी दिखा रहा है, कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर मार रहा है, पीट रहा है, ऐसे भी हो सकता है। टाइप 3 ये होता है कंबाइंड टाइप,
वो जो एबॉव आपने 1 एंड 2 पढ़ा था सब टाइप्स, वो दोनों को मिक्स कर दीजिए, थर्ड टाइप आ जाएगा। एंड फ्रीक्वेंटली इस टाइप का डिसऑर्डर चाइल्डहुड में ही होते हैं, बच्चों में ही होते हैं। ठीक है? अभी देखिए मैंने और कुछ नहीं किया, यहाँ तक आप टाइप तक मेंशन कर देंगे। टाइप मेंशन करने के बाद ये जो रेबूस पिक्चर टीचिंग अप्रोच, ये कुछ भी नहीं लिखना है आपको, जहाँ तक मैंने टाइप्स पढ़ा है वहाँ तक करें। इसके बाद डायरेक्टली आप जंप करेंगे असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन में। आपको मैं टोटल लिखने को बोल रही हूँ, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया तो उसके अकॉर्डिंग आप मेंशन कर सकते हैं। इफ लॉन्ग क्वेश्चन आया तो कभी भी आप हाफ मत लिखिएगा, उसका आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दीजिएगा। अगर उसको हाईलाइट करने बोला, ज्यादा लिखना है, कम लिखने बोल रहा है, तो थोड़ा आप मेंशन करेंगे, बस इतना ही। अभी हमें क्या करना है, एडीएसडी का जो भी असेसमेंट आइडेंटिफिकेशन है उसको देखना है। तो आपने जाना अटेंशन नहीं मिलता है, तो लो आईक्यू, लो इंटरेस्ट और लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया फर्स्ट थिंग। रीडिंग एंड मैथमेटिक्स अचीवमेंट आर सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज। अगर लो आईक्यू हो गया, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया, मैथमेटिक्स एंड रीडिंग में भी इशू आएगा, बिलो एवरेज रहेगा बच्चा। इमोशनली डिस्टर्ब्ड, इमोशनली डिस्टर्ब्ड और क्या क्या है, एबिलिटी टू हैंडल एंजाइटी, एंजाइटी को हैंडल नहीं कर सकता। फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ, खुद का काम खुद करना पसंद करता है बट कुछ कुछ जगह पे नहीं कर पाता। कॉन्फर्मिटी ऑफ डिमांड्स और कॉन्फर्मिटी टू डिमांड्स, मतलब मेरा ये होना चाहिए, मुझे ये चाहिए, आई वांट दिस, आई वांट चॉकलेट, मुझे दो मतलब दो, ये वाला। पीयर एक्सेप्टेंस, जैसे कि वो किसी को भी अपने एज का उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो थिंक करता है वो अकेला ही रहना चाहिए, उसको सारा सब लोगों का प्यार मिले। लेस कंफ्लिक्ट ओवर इंडिपेंडेंस, मतलब उसका कंफ्यूजन रहता है कि इंडिपेंडेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, वो समझ ही नहीं पाता। एंगेजमेंट इन द एक्टिविटी ऑफ द एकेडमिक नेचर, एकेडमिक नेचर में उसको इश्यूज आते हैं, उसका एंगेजमेंट इन द एक्टिविटी ऑफ एकेडमिक नेचर ये लो होता है। एंड सेटिंग ऑफ द रियलिस्टिक गोल्स, उसका जो रियल लाइफ में जो गोल्स हैं वो फिक्स नहीं कर पाता, ये सारे लैक होते हैं, लैकिंग होते हैं, कमी आती है इसमें। अभी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर चिल्ड्रन, ये पॉइंट्स आपने कुछ लिखा, कुछ पॉइंट्स फिर से आपको यहाँ पे है, बट ये है एजुकेशनल प्रोविजन, दैट मीन्स द असेसमेंट पॉइंट। डायरेक्टली 5 से 6 पॉइंट्स लिखेंगे, ज्यादा नहीं। फर्स्ट थिंग, स्ट्रक्चरिंग लिमिट्स इन द क्लासरूम। स्ट्रक्चरिंग लिमिट्स इन द क्लासरूम मीन्स, देखिए 10 बच्चों को पढ़ाओ, ईच एंड एवरी पर्सन को, इंडिविजुअल्स को हम प्रायोरिटी देंगे। अगर बहुत सारे बच्चों को एट ए टाइम पढ़ाते हैं जिनका अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो उनको इशू आएगा। तो उनके लिए फर्स्ट तो रूम का हम अवेलेबिलिटी करेंगे, प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद जैसे उनको डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें अट्रैक्ट करें वैसे रखेंगे, सपोर्ट सिस्टम एंड डायरेक्शंस देंगे। देन नेक्स्ट आया, देयर इज नो वैल्यू इन concluding that emotionally disturbed children are educationally retarded। आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते कि देयर इज नो वैल्यू, आप वैल्यू नहीं होगा, वैल्यू लेस होगा, कि हम इसे कहें कि इमोशनली जो डिस्टर्ब बच्चे होते हैं वो एजुकेशनली रिटार्डेड होते हैं। ये ऑलमोस्ट 50 to 60% केसेस में देखा गया है। जो एजुकेशनली स्ट्रांग है वो इमोशनली भी स्ट्रांग है, जो एजुकेशनली रिटार्डेड है वो इमोशनली भी रिटार्डेड है, बस इतना मेंशन करेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर 3, ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप डायनेमिक्स प्रिंसिपल होता है, दैट इज, ये तो फर्स्ट थिंग है, इन बच्चों को अपने एज के बच्चों के साथ मिलजुल के रखना है, तो ग्रुप डायनेमिक्स हो गया। इसके बाद पेरेंट्स को, टीचर्स को एंड बच्चों को हमेशा क्या रहना है, एक दूसरे से जुड़े रहना है। एंड बच्चों को आप एज ए टीचर क्या करेंगे, इन बच्चों का अटेंशन नहीं रहता है, सो आपके सामने जो बेंच होगा वहां पे बिठाओगे, सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर करोगे। देन नेक्स्ट हम चलते हैं, ऑफर सपोर्ट एंड रिवार्ड्स। अगर इनमें से कोई भी बच्चा एक अच्छा काम कर देता है तो इनको ऑफर करो सपोर्ट और रिवार्ड्स। एज द चाइल्ड इंक्रीजेस इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ डायरेक्शन, प्लान फॉर मोर लॉन्ग रेंज एक्टिविटीज बट मैनेजेबल स्टेप्स, विद मैनेजेबल स्टेप्स। इन बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा कि तुम्हारा एज बढ़ रहा है तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ बढ़ रहा है, तो तुमको ये डायरेक्शंस फॉलो करने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए, विद मैनेजेबल स्टेप्स, जो स्टेप्स करने से तुम प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। लास्ट, इंटीग्रेटिंग और मेन स्ट्रीमिंग द इमोशनल डिस्टर्ब चिल्ड्रन, मतलब इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन को इंटीग्रेटेड स्कूल्स में और मेन स्ट्रीमिंग स्कूल्स में डालना चाहिए। इतने पॉइंट्स लिखेंगे, खत्म हो गया। अभी देखिए, आपको मैं ये जो पॉइंट था इसको भी लिख सकते हो कि स्ट्रैटेजीज और क्या क्या कर सकते हैं।
जैसे कि बिहेवियर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज में ओनली हेडिंग ड्रेन ऑफ द फ्रस्ट्रेशन एसिडिटी, इमोशनली इनको इश्यूज है ना, तो इनका जो फ्रस्ट्रेशन है उसको निकाल दो। सपोर्ट फॉर पैनिक फरी एंड गिल्ट, कभी कभी वो कोई चीज करके गिल्ट फील करते हैं, कभी कभी पैनिक हो जाते हैं गुस्से से, तो वो सारे मोमेंट्स को उनको हैंडल करना सिखाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन मेंटेनेंस, लोगों के साथ कैसे वो बात करें, फ्रस्ट्रेशन निकाले, उसके लिए भी एक कम्युनिकेशन हम ऐसे जगह पे रखेंगे जैसे कि वो किसी को हार्म ना कर सके एंड उनका सॉल्व हो जाएगा। एंड अंपायर सर्विस, दैट इज द, हम बोल सकते हैं कि ये पूरा हेल्दी लाइफ का जो जो सर्विसेज है, दैट इज द इमोशनली हेल्दी रहना है, हाइजीनिक रहना है, उसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियर स्ट्रेटेजी, इनका भी ब्रेन डेवलपमेंट होना चाहिए, उस रिलेटेड सॉरी डिजायरेबल मॉडल्स को यूज करना उनके कॉग्निटिव इश्यूज को ठीक करने के लिए। सिलेक्टिव म्यूटिज्म, दैट इज जिसके साथ और रहना पसंद कर रहा है उनके साथ इनको मिलजुल के रहना चाहिए, उनको रखो, तब जाके वो ग्रो करेंगे एजुकेशनली, वो अचीव करेंगे कोई चीज और सोशल कम्युनिकेशन करेंगे। तो इतना पॉइंट गया एडीएचडी का। अभी आया जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। डन। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होता है? इफ ए पर्टिकुलर चाइल्ड स्टार्ट्स behavior in a way which is below the normal social standard and behavior, then he is called a delinquent. delinquent हम लोग मतलब क्या समझते हैं? अगर एक बच्चा नॉर्मल जो सोशल स्टैंडर्ड है, समाज का जो एक स्टैंडर्ड रखा गया उसके एज के अकॉर्डिंग, उससे अलग बिहेव करता है या उससे कम बिहेव करता है, उसको हम डेलिक्वेंट बोलते हैं। ठीक है, डेलिक्वेंट क्या है? ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर सोसाइटी, वो हार्मफुल रहता है हमारे सोसाइटी के लिए, उनका जो प्रोग्रेस है वो सोसाइटी के लिए खराब है। अभी डेलिक्वेंसी, सो यहाँ पे मेंशन है, इस पॉइंट पे आ जाइए और मैंने टिक जहाँ पे मारा वो देखिए। इन लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग ये बच्चों का एज ग्रुप होता है 15 to 17, ये खुद को असामाजिक, दैट इज अ एंटी सोशल एक्टिविटी में इंक्लूड कर लेते हैं। नॉर्मली 17 years ओल्ड एडोलेसेंट इज टेकन टू बी ए जुवेनाइल डेलिक्वेंट, इनको बोला जाता है जुवेनाइल डेलिक्वेंट। इन इंडियन लॉज 16 years इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द जुवेनाइल डेलिक्वेंट। बाहर के देशों में ये 17 तक है, इंडिया में ये 16 तक को हमने जुवेनाइल डेलिक्वेंट बोला है, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज करेंगे। तो एक डेफिनेशन आप दे सकते हैं, उतना नेसेसरी नहीं है, एक डेफिनेशन देते हैं, ए चाइल्ड हु डेविएट्स फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, ये बहुत इजी है। आपके सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो आपका बिहेवियर होना चाहिए, अगर आप उससे भिन्न होते हैं, उससे अलग होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द डेलिक्वेंट चिल्ड्रन, उनको हम डेलिक्वेंट चिल्ड्रन बोलते हैं। बाय हिली, अकॉर्डिंग टू हिली ये मेंशन हुआ था, बस एक ही डेफिनेशन देना और देना नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं, ये डेलिक्वेंट चाइल्ड पोजेसेस एंटी सोशल बिहेवियर, एक डेलिक्वेंट चाइल्ड ऑलवेज एंटी सोशल होगा। ही ब्रेक्स द लॉज एंड क्रिएट इनडिसिप्लिन इन द स्कूल, स्कूल में इनडिसिप्लिन रहेगा, ब्रेक करेगा लॉज को। ये डेलिक्वेंट डेविएट्स फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स बिहेवियर, सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो बिहेव करना चाहिए वो नहीं करेगा, क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। ए डेलिक्वेंट चाइल्ड इज एग्रेसिव एंड होस्टाइल बिहेवियर, ऑलवेज वो अलग अलग रहेगा, भागते हुए रहेगा या फिर गलत काम में लगा रहेगा। ही बिहेव्स इन such a way that it is harmful for the himself and also for the others, वो ऐसा बिहेव करेगा जो सबके लिए हार्मफुल हो। और भी पॉइंट्स हैं, ऑलरेडी हमने 5 पॉइंट लिख दिया, तो हम छोटे छोटे पॉइंट पे आएंगे। हिज एंजाइटी लेवल इज जनरली वेरी हाई, उसका एंजाइटी लेवल बहुत हाई रहता है। इट इज एक्वर्ड बिहेवियर, वो एडेप्ट करता है, नॉट द इनेट, जो कि बर्थ बाय बर्थ उसको नहीं मिला है। द डेलिक्वेंट आर इमोशनल एंड माल एडजस्टेड, उनको खाना नहीं मिलने से या प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिलने से, प्रॉपर कुछ नहीं मिला है, उसके गुस्से से ही वो लोग बदल जाते हैं। तो ये इमोशनल हो सकता है। जनरली ये लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पेरेंट्स उनके नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते। इतने पॉइंट्स काफी है। डेलिक्वेंसी इज एन एक्वर्ड बिहेवियर, अभी बोले थे, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सबके लिए और एबनॉर्मल होता है। अभी देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डेलिक्वेंसी, इसको हमने डिवाइड किया है टोटल 6 टाइप्स में, 6 वेराइटीज है, 6 वेराइटीज और टाइप्स बोल सकते हो। बिनाई डेलिक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड बिनाई डेलिक्वेंसी, एक एक लाइन पे याद रखो। टेम्परमेंटल डेलिक्वेंसी, सिंपल डेलिक्वेंसी, बिनाई टेम्परमेंटल सिंपल, रिएक्शन डेलिक्वेंसी, साइकोन्यूरेटिक डेलिक्वेंसी, एग्रेसिव टेंडेंसी। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है विनाई डेलिक्वेंसी, डेलिक्वेंसी इज ए क्राइम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड लॉ के अकॉर्डिंग देखे तो डेलिक्वेंसी एक क्राइम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, truancy on some beautiful rainy day or for seeing some extraordinary act in the city.
अगर मैं देखूँ मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग, कुछ बच्चे होते हैं जो मेंटल हेल्थ उसका अच्छा नहीं है, सो वो सिटी में ऐसे घूमते रहते हैं या किसी को मारते पीटते रहते हैं, तो दैट इज ये पहला चीज है बिना डेलिक्वेंसी में। टेम्परमेंटल, ये गुस्से से जो होता है साइकोलॉजिकल इशू होता है जिनको, मतलब जस्ट लाइक कोई चीजों को चुरा लेना, कोई चीज़ों पे अपना हक जमाना, ऐसा टेम्परामेंटल। सिंपल डेलिक्वेंसी, ये स्कूल एंड सोसाइटी के कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते एंड उनके मन में कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो वो सोशल बिहेवियर्स को चेंज करके एंटी सोशल बिहेव करना स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन डेलिक्वेंसी, ये होता है किसी के रिएक्शन से, जैसे कि बच्चे के अगेंस्ट अगर कुछ किया जा रहा है तो वो थिंक करता है कि सोसाइटी उसको कोई बुरा चीज में डाल दिया, तो वो विक्टिम जैसा हो गया, तो वो नेगेटिव रोल प्ले करना स्टार्ट किया। साइकोन्यूरोटिक, ये इस टाइप के जो बच्चे होते हैं दैट इज एक्सप्रेशन वो शो करते हैं सोशल मैनर्स के अकॉर्डिंग, उनका जो चीज़ वो एक्सप्रेस करना चाहते थे इमोशनली उसको दबाया गया, सो दैट उनके अंदर ये आ गया कि वो झूठ बोले, चोरी करे, किसी को हर्ट करे, ये साइकोन्यूरोटिक। एग्रेसिव टेंडेंसी, जो गुस्से में हमेशा होता है, उनको एक्चुअली बहुत टॉर्चर किया गया है, इस वजह से उनका दिमागी हालत चेंज हो गया, एग्रेशन आ गया है, एंड उस एग्रेशन से उनके डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज वो शो करते हैं, जस्ट लाइक डैमेजिंग द स्कूल प्रॉपर्टीज और कमिटिंग सुसाइड और फर्जरी एटसेट्रा। सो रेमिडेशन एंड ट्यूटरिंग है इसके लिए, कैसे उनको हम लर्न करें, जो कि बच्चे जैसे होते हैं ना, ऑटिज्म, ऑटिज्म बोलने से द आप मूवी देखे हो तारे जमीन पर, वहाँ पे बच्चे को कैसे हैंडल किया गया, इन बच्चों को भी वैसे ही हैंडल करना रहता है, इनको भी काउंसलिंग का बहुत जरूरी है, नॉर्मल रेगुलर टीचर्स के साथ स्पेशल टीचर्स चाहिए, सपोर्ट सिस्टम चाहिए, गोल्स चाहिए, इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ा अच्छा होना रहेगा, एंड बहुत सारे स्किल्स सिखाना पड़ेगा। अभी देखो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बच्चों को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो डायरेक्ट आप आइडेंटिफाई करने के लिए ये पॉइंट्स बाय लॉ, अगर बच्चों को देख रहे हो आप बिटवीन द एज ग्रुप 15 to 17, गैम्बलिंग करे, चीटिंग, पिक पॉकेटिंग, रॉबरी और रॉबर, डेकॉइटी, डिस्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टी वायलेंस एटसेट्रा, इंटॉक्सिकेटिंग, जो ड्रग्स लेते हुए, बेगिंग, भिखारी बन के घूमते हुए, प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी, किडनैपिंग, एबडक्शन और सेक्सुअल ऑफेंसेस करते हुए, तो इन बच्चों को आप आइडेंटिफाई कर ले उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। अभी असेसमेंट करने के लिए, इनको करेक्ट करने के लिए जुवेनाइल कोड बनाया गया डेलिक्वेंट चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, बॉम्बे में बनाया गया, एंड ये एक जुवेनाइल डेलिक्वेंट बच्चों को करेक्ट करने के लिए एक्ट भी बनाया गया 1924 में, एंड उस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको बॉम्बे एक्ट भी बोलते हैं, बॉम्बे में ही जुवेनाइल कोर्ट फर्स्ट टाइम के लिए खोला गया, एंड उसमें द मेन आइडिया बिहाइंड इट इज दैट द डेलिक्वेंट इज नॉट अलाउड टू मिक्स विद द अदर क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स के साथ मिक्स नहीं करना है, उनके लिए अभी भी बहुत सारे स्किल्स ओपन है, रास्ते खुले हुए हैं, दैट इज क्या माइंड में रखना है, कीपिंग द जुवेनाइल इन रिमांड होम्स बोला जाता है, टू पर्पस के लिए, दो पर्पस है इसके लिए, उद्देश्य है, फर्स्ट वन इज ही इज सेग्रीगेटेड फ्रॉम द अदर क्रिमिनल्स, अलग क्रिमिनल्स से अलग रहेंगे, एंड ही इज अवेलेबल फॉर ट्रायल, उनको हम ट्रायल नहीं, एक्चुअली इसको ट्रेल बोलते हैं, ट्रेल दैट इज वन काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस इसके ऊपर भी होता है, जिसके थ्रू बच्चों को जो नीड है उसको हम समझाते पहले साइकोलॉजिकली, देन उनको काउंसलिंग होता है, देन उनको लर्निंग किया जाता है, तो उनका जो बेटरमेंट हो उनका लाइफ का वो सुधरे। देन यहाँ पे इतना ही लिखेंगे, और ज्यादा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये वो कुछ नहीं लिखना है, आपको उतना ही लिखना है। देन एजुकेशनल प्रोविजंस आ जाते हैं, जिनका अगर इन बच्चों के लिए स्कूल्स नहीं है तो स्कूल्स ओपन करो, एडिक्वेट स्कूलिंग, दैट इज कुछ बच्चे होते पढ़ना चाहते हैं बट घर का सिचुएशन अच्छा नहीं है, तो वो डेलिक्वेंट हो जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए पहले स्कूल्स खोलना चाहिए। देन सेकंड वन द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में रिसर्च में बताया गया है, सपोज बच्चों को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो, कौन से बच्चे में कौन सा एक्टिविटीज है, तो आप पहले आपको रिक्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद जानना पड़ेगा उनमें क्या इश्यूज हैं, उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा चीज कर सकते हैं, उसके थ्रू ही उसका फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ सॉल्व होगा। स्कूल एनवायरनमेंट प्रॉपर बनाना है, ओनली गुड एंड ट्रेन टीचर्स शुड बी अपॉइंटेड स्कूल्स में, देखो इन इंडिविजुअल अटेंशन शुड बी पेड, सारे बच्चों को अटेंशन दो, हेल्दी रिक्रिएशनल और को करिकुलर एक्टिविटीज रखो, टीचर शुड बी टीच अकॉर्डिंग टू द एज एबिलिटी, बच्चों का एबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाओ, ऑडियो विजुअल एड्स, लाइब्रेरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है,
लेसन्स को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर शुड सिलेक्ट द राइट टीचिंग स्ट्रैटेजी, टीचर शुड ट्राई टू मेंटेन द डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट जो कि सबके लिए इक्वल हो, देयर शुड बी गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन होम्स एंड स्कूल थ्रू द प्रॉपर टीचर पेरेंट एसोसिएशन। तीनों के अंदर मतलब स्कूल, घर, पेरेंट्स, टीचर सबका एक एसोसिएशन रहे। मेडिकल चेकअप इनको रेगुलरली होना चाहिए ताकि इनका काउंसलिंग होते रहे, इनको हम डायग्नोस करते रहे कि इनमें क्या-क्या और इश्यूज़ हैं, ये क्योर नहीं हुए तो क्योर हो जाए। सो इतना है ऑल अबाउट द एडीएसडी एंड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। इतना करने से यूनिट 2 एंड 3 से हो जाएगा और नहीं चाहिए। और बाकी रहा 4.1 एंड 4.2, उसमें से भी आपको इम्पोर्टेंट वाइज आरटीई 2009 वो कर चुके हो। अभी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा सलमान का कन्वेंशन और सलमान का जो एक्ट है उसके ऊपर। मैं आपके बुक में ना बहुत ही शॉर्ट है, उतना करने से नहीं होगा। मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगी, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, इतना इजीली मैं बता दूंगी, बाकी सब आपके बुक से कराएंगे। सलमान का डिक्लेरेशन और एक्ट और कन्वेंशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिटेल करेंगे। सो इतना आज के वीडियो के लिए है। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो क्लास। एंड दो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट था आपको सीटेड रोटेड के अकॉर्डिंगली, इसलिए ये दोनों पेपर बहुत डिटेल्ड हुआ है। जेंडर का ऑलरेडी वीडियोस हैं बहुत सारे जो कि सीटेड रोटेड के अकॉर्डिंग आते हैं। उसको छोड़ के जो पॉइंट्स आपको नहीं मिले मैं उसी पे वर्क करना स्टार्ट करूंगी और 4-5 दिन में जितना हो सके हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि फिर से छुट्टी है 2 दिन मेरा, जैसे कि 31st एंड द 1। सो वो 2 दिन में अप टू 5 अगस्त, सॉरी 5 सितंबर मैं ट्राई कर रही हूँ कि सब कुछ कंप्लीट हो जाए। तो ताकि ईवीएस का आप लोग खुद पढ़ लेंगे, जो टॉपिक ईवीएस का नहीं आ रहा तो मुझे बता दो। सर्व शिक्षा अभियान और स्वच्छ भारत अभियान इसके ऊपर ऑलरेडी है, गिवन है। एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि ईवीएस का भी नोट्स दे दूँ। एंड दूसरे नोट्स हैं मेरे पास, उसमें से भी कुछ हेल्प होगा, जैसे कि पोल्यूशन पार्ट हो गया कुछ भी। तो आप मुझे कमेंट कर देना जो टॉपिक आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसको मैं समझा दूंगी। एंड जो बच्चे अभी तक न्यू है सर्च कर रहे हो, प्लीज़ आपका सपोर्ट मुझे बहुत नीड है। सो क्योंकि आपका सपोर्ट से ही मैं ग्रो करती हूँ। एंड मुझे मोटिवेशन मिलता है, इतने फीवर में मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को मैं और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दूँ, पढ़ाऊँ, अच्छे से समझ पाओ, आप लोग लिख पाओ। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। एंड कैसा लगा आज का क्लास मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।